Hello dear students, welcome to one more lecture for class 8th chapter number 4। ये हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 4 ही है। इंट्रोडक्शन ट्राई दीज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और आज हम एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे जो हमारी न्यू NCERT बुक 2023-24 के अकॉर्डिंग है, उसमें से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोनों मीडियम्स के लिए मैं बार बार बता रही हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ दोनों को मैं एक साथ कवर करके चल रही हूँ यहाँ पर, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख लें। एग्जाम्पल नंबर 1 है संलग्न पाई चार्ट। ये आपको एक पाई चार्ट साथ में दे रखा है। एक महीने में परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत के प्रतिशत को दर्शाता है कि भाई परिवार में कितना तो खर्चा हो रहा है और कितना बच रहा है। जैसे बच्चों की शिक्षा पर 15, मकान पर 10%, परिवहन यानी आने जाने पर 5। तो इस तरह से सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। 3-4 इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपने बताने कि किस में सबसे अधिक, किस मद में व्यय सबसे अधिक है, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है, और यदि बचत 3000 है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल डिटो सेम स्टेटमेंट बेटा जी, ये मेरे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देख लें ध्यान से। एडजॉइनिंग पाई चार्ट 5.7, क्योंकि पहले ये चैप्टर 5 होता था। गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। क्या कह रहा है कि एक मंथ के दौरान फैमिली में कितनी सेविंग्स हो रही हैं और कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उसकी परसेंटेज यहाँ गिवन है। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस आइटम पर सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो पहले इसी को देखते हैं दोनों मीडियम में। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली, किस आइटम पर एक्सपेंडिचर सेविंग के इक्वल है। इफ़ मंथली सेविंग इज 3000 देन व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। तो सबसे पहले हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस मद में सबसे अधिक व्यय है। तो बुक में तो आपका जो पाई चार्ट है वो थोड़ा सा हौच पौच भी हो रहा है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, बट मैंने यहाँ बड़ा नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं अपने पहले पार्ट का आंसर। तो देखिए मैंने पहले आपकी कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर लिख दिया जिस मद पर व्यय सबसे अधिक है या मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इज ऑन। बहुत सिंपल तरीका है। पूरे पाई चार्ट को आपने बहुत ध्यान से देखना है। थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं और इसको सेंटर में लाते हैं। ये देखो, जो एरिया सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिखा रहा है उसी पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। देखो, फूड पर 25, क्लोथ्स कपड़ों पर 10, बचत सेविंग पर 15, ये 20 यानी 20, 5, 10, 5, 10 एट्सेट्रा। तो हम देख सकते हैं कि 25% यानी 25% सबसे ज़्यादा है। और वो किस चीज़ पर खर्च हो रहा है, फूड पर हमारा खर्च हो रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट बनाई है उसके आगे बस हमने इतना सा आंसर लिख देना कि जिस मद पर सबसे अधिक व्यय हुआ है वो मद हमारी क्या है, भोजन है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख देंगे दैट मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इज ऑन फूड। और कुछ भी आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, नथिंग एल्स। और हम जल्दी से अपने सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। हैव ए लुक। किस मद पर हुआ व्यय, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर होने वाला खर्चा परिवार की कुल बचत के बराबर है। यानी फैमिली ने जितना बचाया है उतना ही किसी एक चीज़ पर खर्च भी किया हुआ है। हैव ए लुक। भाई इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। अब अगर यहाँ आपको समझ आ रहा है डायग्राम में तो मैं दिखा दूँ कि सेविंग कहाँ है। ये रही सेविंग, 15% है। और बुक वाला क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आइटम है जिस पर सेविंग के जितना ही खर्चा हुआ है। तो 15% एक्सपेंडिचर कहाँ और हो रहा है, जस्ट चेक कर लीजिए। बच्चों की एजुकेशन पर भी 15% एक्सपेंडिचर हो रहा है और सेविंग भी 15% है हमारी। ये देख लीजिए कि बचत 15% है और बच्चों की शिक्षा पर भी 15% ही हमारा खर्च हो रहा है। तो हमने सिर्फ इसी बात को यहाँ पर आंसर देना है दोनों मीडियम में कि बच्चों की शिक्षा पर खर्च बराबर है परिवार की बचत। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए
कि भाई जितना बच्चों की शिक्षा पर खर्च हुआ है उतना ही परिवार की बचत हुई है। तो आंसर ये हो जाएगा। भाई वो मद पूछिए और वो मद है बच्चों की शिक्षा। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल कि एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन इज सेम एज सेविंग, इज सेम एज सेविंग। और यहाँ आप ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो कि वो 15% है। तो ये आपका बहुत सिंपल सा आंसर था। कम टू द थर्ड पार्ट, तीसरा भाग देखते हैं। थर्ड पार्ट आपने बड़े ध्यान से करना है। थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज़ 3000। अब मंथली सेविंग देखो यहाँ पर कितनी है, 15%। जो 15% सेविंग है, देखो परसेंटेज का मतलब 100 में से, यानी कि अगर फैमिली की टोटल इनकम 100 रुपये है तो उसको 15 रुपये बच रहे हैं, और एक्चुअल में जो इनकम है उसमें से 3000 बच रहे हैं। तो व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स? क्लॉथ्स पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है? 10%। तो देखिए हम कैसे आंसर देते हैं। मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे और समझ लें कि यदि परिवार की बचत 3000 है मासिक, तो कपड़ों पर मासिक व्यय कितना है? आप इसको परसेंटेज से समझो। 100 में से 15 रुपये बचत पर खर्च हो रहे हैं और 100 में से 10 रुपये कपड़ों पर, और वो 15% 3000 के बराबर है। तो कैसे जवाब देंगे हम इस बात का? बहुत ही सिंपल, हमारा जो हिंदी में कहते हैं एकिक नियम, और इंग्लिश में हम अपना जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। पहले मैं हिंदी मीडियम के लिए कराती हूँ कि 15%, भाई देखो ना बचत कितनी है हमारी, सेविंग कितनी है, ये रही 15%। सेविंग कितनी है? 15%, और वो 3000 के इक्वल है। तो 15% का अर्थ या 15% बचत बराबर है कितने के है? 3000 रुपीज़ के, 3000 के। तो 1% बचत कितनी हो जाएगी? देखो ज़्यादा से जब हम कम पर आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप इसको देखो, अभी मैं ना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ बहुत जल्द, जिसको मैं नाम देना चाहूँगी बेसिक मैथ्स, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को इन बातों की नॉलेज ही नहीं है कि कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई, कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट। तो वो सीरीज जैसे ही मैं शुरू करूँगी तो आपने सबने उनको थोड़ा टाइम देना है, चाहे वीडियो की स्पीड को बढ़ा के आप उसको देखें, लेकिन देखें ज़रूर और अपने बेसिक्स को क्लियर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना। भाई देखो ना, 15 पेन की कीमत 3000 है, तो एक पेन की कीमत कम होगी तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो वही रूल यहाँ लग रहा है कि अगर 15% सेविंग हो रही है तो वो 3000 के बराबर है। तो 1% सेविंग 3000 बटे 15, और कपड़ों पर कितना खर्च हो रहा है? 10%। तो 10% कितने के बराबर होगा? तो वो हो जाएगा 3000 बटे 15 गुना 10। अब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 15 की टेबल देखो, 3000 को 15 से, 3000 को 15 से भाग कर रहा है तो 15 की टेबल में 30 आता है, तो 15 दूनी 30 और पीछे की 2 जीरो और आ गई। 200 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? 2000 रुपये। यानी कि भी 15% का मतलब 3000 था, तो 10% का मतलब 2000 है। 10% वो कहाँ लगा रहा है? कपड़ों पे लगा रहा है। तो यहाँ आप एक लाइन और लिख दो कि कपड़ों पर खर्च कितने कर रहा है वो? महीने में 2000 रुपये। इसी को आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे कि 15% सेविंग इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल, 3000 रुपीज़। 1% सेविंग, बिल्कुल वही लाइंस हैं, कोई चेंज नहीं है, 3000 बाई 15। और 10% का मतलब, सेविंग तो नहीं लिखेंगे, 10% एक्सपेंडिचर का मतलब, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेरी बात सुनो, 15% रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3000 रुपीज़ को। भाई 15% का मतलब, 15% का मतलब 3000 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 1% का मतलब हो गया 3000 बाई 15, और 10% का मतलब हो गया 3000 बाई 15 इंटू 10। वही बात, 15 की टेबल में 30 आता है, तो 15 2 जा 30, बच गई 2 जीरो, तो ऐसे लग जाएंगी। 2 के पीछे 1 2 3 जीरोज़ लग जाएंगी। तो 2000 रुपीज़ का जो एक्सपेंडिचर है वो बंदा किस पर कर रहा है? क्लोथ्स पर अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कि टोटल इसका ये आ रहा है,
ठीक है, मैं होप करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आपने मुझसे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पर आपने मुझे ज़रूर शेयर करना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये है बेटा हमारा सेकंड एग्जाम्पल। स्टेटमेंट मैं नोटबुक में पहले ही नोट कर चुकी हूँ, बट मैं आपको एक बार जल्दी से रीड कर दूँ। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। सामान्य ब्रेड 320 रुपये, फ्रूट ब्रेड 80 रुपये, केक और पेस्ट्री 160, बिस्किट 120, अन्य 40 रुपये के बिके। कुल 720 रुपये की बिक्री हुई। इनके लिए आपने एक पाई चार्ट खींचना है। सेम स्टेटमेंट बेटा हमारा जो है वो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वही स्टेटमेंट है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। एक बेकर की शॉप पर एक दिन में जो है हमारी ऑर्डिनरी ब्रेड 320 रुपीज़ की सेल हो रही हैं, फ्रूट ब्रेड 80 रुपीज़ की, केक्स एंड पेस्ट्रीज 160 की, बिस्किट्स 120 के, अदर्स आइटम 40 रुपीज़ के सेल हो रहे हैं। ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पहले ही लिख दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब आपने पहले लॉजिक को समझना है, पाई चार्ट बनाना, यानी कि ये जो सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है इसको एक सर्कल में आपने दिखाना है। ठीक है, पहले रफ बता रही हूँ मैं। अब सर्कल में मैंने बताया था कि जब यहाँ से ये पूरा रेडियस ऐसे घूमता है तो ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो एंगल हमने यहाँ पर देखने हैं कि भाई कुल हमारा 720 रुपये का 720 रुपीज़ की सेल हो रही है, जिसमें से 320 रुपये की सामान्य ब्रेड हमारी, जनरल ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड हमारी, यहाँ लिख लीजिएगा, ऑर्डिनरी ब्रेड हमारी बिक रही हैं। तो वो 360 में से कितने रुपए की बिक रही हैं, इस बात को समझना। और उतने डिग्री का एंगल, ये रेडियस लूँगी, जितने डिग्री का मेरा एंगल आएगा वो एंगल मैं यहाँ बनाऊंगी और वो हिस्सा मेरा ऑर्डिनरी ब्रेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका एक तरीका जो आपकी बुक में है, आपकी बुक में 3-4 कॉलम बनाए गए हैं। पहले इसको फ्रैक्शन में बदला, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि 720 रुपीज़ की सेल हुई है, 720 रुपये में से 320 रुपये की ऑर्डिनरी ब्रेड बिक रही है। तो 720 को नीचे लिखा और 320 की ऑर्डिनरी ब्रेड बिक रही है। सुनो मेरी बात ध्यान से, 720 में से बिका ब्रेड कितने का, 320 का। तो एक में से कितने का बिकेगा, 320 बटे 720। अभी मैंने बताया 1 के लिए डिवाइड करते हैं। और ये पूरा एंगल में से देखना है कि कितने डिग्री के एंगल पे ब्रेड बिक रही है। तो वो मैंने लेना है 360 डिग्री। तो 320 बटे 720 और एक से ज़्यादा होते ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझने की कोशिश करें। आउट ऑफ 720 द सेल इज़ 320, तो आउट ऑफ 1 320 बाय 720 और आउट ऑफ 360 ये आ जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसको भूल जाओ। 320 को 36 दूनी 72 होता है, 36 2 जा 72 होता है, याद कर लो, नहीं आता तो सीख लो। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 1 36, 36 दूनी 72। और इस 2 से अब इस 320 को डिवाइड करेंगे तो ये 160 आ जाएगा। यानी कि अगर 360 में से मैं 160 डिग्री का एरिया दिखाती हूँ तो वो उस पूरे का पूरा मेरी ऑर्डिनरी ब्रेड को, सामान्य ब्रेड को दिखाएगा। अब आपकी बुक में क्या किया गया है कि पहले फ्रैक्शन बनाया है इस तरीके से, फिर अगली लाइन में, अगले कॉलम में उसको 360 से मल्टीप्लाई करके एंगल बनाया है। हम इसको सीधा करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल और हिंदी में हम इसे बोलने जा रहे हैं केंद्रीय कोण। आपने क्या करना है कि जितने रुपए की ब्रेड बिकी हैं उसको ऊपर लिखोगे, नीचे टोटल को लिखोगे और 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रही मेरी बात? अब काटना मैंने यहाँ आपको दिखा दिया, थोड़ा यहाँ औच-पोच ना हो जाए। वैसे भी 36 दूनी 72, तो ये 2 पे चला गया और 320 को 2 से डिवाइड करना आना चाहिए। टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए भैया। 320 को 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा तो 2 के पहाड़े में 12, 2 की टेबल में 12, 6 पे आता है, 2 6 जा 12, 2 6 12, कट गया, ऊपर से उतारा 0, तो 160 आ गया, 160। तो ये यहाँ कट कर 160 आ जाएगा और ये 160 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा। अब दूसरा ले लो, मैंने यहाँ लाइन नहीं छोड़ी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आएगा अब हमारा 720 में से 80 फ्रूट ब्रेड,
80 रुपीज़ की ही बिकी हैं, महंगी हैं भाई इसलिए नहीं बिक रही हैं, समझ रहे हो ना। तो 80/720 इंटू 360, 720 में से 80 की बिकी गुणा 360, 360 दूनी 720 और 80 को 2 से भाग करोगे तो 2 चौके 8, 0, और ये मेरा एंगल आ जाएगा कितने का, 40 डिग्री का। तो जो ऑर्डिनरी ब्रेड है वो 160 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रूट ब्रेड मेरी 40 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। केक और पेस्ट्री 160 रुपये की बिकी हैं 720 में से, तो इसको कैसे बदलोगे, 160 बटे 720 गुणा 360, 36 दूनी 72 और 2 से 2 8 16, 2 8 जा 16, तो ये 80 आ जाएगा। तो ये थर्ड रेशो जो हमारा है वो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। अब आ जाइए फोर्थ पर, बिस्किट 120 रुपये के बिक रहे हैं 120 के 720 में से, तो 120/720 इंटू 360, 36 दूनी 72, 2 को 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, तो ये फिर से हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। और ये 40 है 720 में से, तो इसको यहाँ दिखा देते हैं 40, मैंने एरो लगा दिया, आप अपनी नोटबुक में करो तो एक एक लाइन छोड़कर करना ताकि हौच पौच ना हो। 36 दूनी 72 और 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। समझें भाई, 720 में से 720 में से इतने इतने रुपए के आइटम बिक रहे थे, तो सेंट्रल एंगल हमने निकाला कि 160 डिग्री वाला एंगल ऑर्डिनरी ब्रेड को, सामान्य ब्रेड को, 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड को, केक पेस्ट्री 80 डिग्री को, बिस्किट 60 डिग्री को, और बाकी जो आइटम्स छुटमुट बिक रहे हैं टॉफ़ी वगैरह वो 20 डिग्री के एंगल को दिखाएंगी। अब हम इसे पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने हथियार तैयार कर लीजिए। ये मैंने अपना कंपास यानी प्रकार और पेंसिल ले लिया है। इनको बिल्कुल देखो ऐसे ना, ये लेवल आपका यहाँ इनका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक रैंडमली कोई भी रेडियस लेकर, कोई भी कितना भी रेडियस लेकर, बहुत आपने मतलब छोटा नहीं बनाना है ताकि भाई हौच पौच ना हो जाए, इसका काम को नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेटा मैंने ये बना दिया यहाँ पर आपका सर्कल, दिख गया सर्कल। सर्कल का सेंटर पे आप मार्क करोगे और मार्क करने के बाद स्केल की हेल्प से एक रेडियस यहाँ पर ड्रॉ करोगे इस तरीके से। हल्का सा मैं इस पर पेन चलाना चाहूँगी ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियस। अब मैंने जितने भी एंगल्स थे वो इस रफ पेपर पर यहाँ राइट कर दिए ताकि नोटबुक मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करनी पड़े। तो पहला एरिया 160 डिग्री है। अब 160 डिग्री का एंगल आपने यहाँ कंपास यूज नहीं करना है, कंपास का यूज केवल सर्कल के लिए करना है। अब आपने ये डी यूज करना है। थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे मैं एंगल बना रही हूँ। ये डी का ये सेंटर पॉइंट है, ये दिख रहा है, यहाँ डॉट लगाया। इस डॉट को इस डॉट पे रखना है और ऐसे मिलाकर लाइन को स्ट्रेट ऐसे मिला देना है और 160 लेना है। तो अब ये देखो, थोड़ा सा मैं नोटबुक को नीचे ले आती हूँ। जब हम यहाँ से चलते हैं ऐसे तो 90, ये 100, 110, 20, 30, 40, 50 और ये है 160। तो इस लाइन की सीध में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 20 लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने एक डॉट ऐसे लगा देना है। ये डॉट 160 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डॉट को और इस डॉट को स्केल से एक लाइन के अंदर आप लाएं और लाइन केवल आपने यहीं तक, केवल सर्कल की बाउंड्री तक ही ड्रॉ करनी है। तो ये जो एंगल बन के आया है ये 160 डिग्री है और ये एंगल वाला पूरा हिस्सा हमारा सामान्य ब्रेड को यानी कि ऑर्डिनरी ब्रेड वाली सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिख गया आपको, समझ आया अच्छे से। अब हमारा जो सेकंड है फ्रूट ब्रेड 40 डिग्री। अब आप इसको कहो तो मैं उल्टा कर दूं, नहीं तो आपने ऐसे डी को उल्टा करना है और इस वाले रेडियस पर जहां हमारा एंगल ख़त्म हुआ था इसके कॉर्नर पर ऐसे रखना है। ये इस तरीके से देखो, डॉट पे मैंने डॉट रख दिया, ये ऐसे मिला दिया और यहाँ से शुरू करोगे 0, 10, 20, 30, 40, 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ 40 है, यहाँ 140 है। तो ये वाला एंगल 40 बहुत छोटा होगा, इतना समझ लो आप बात को, ठीक है ना। तो यहाँ आपने ये डॉट ऐसे लगाना है। तो ये जो एंगल आया है, ये पेंसिल से लगाना भाई, होच पोच मत कर देना। मैंने पेन यूज किया क्योंकि कैमरा में मुझे विजिबिलिटी आपको दिखानी है।
तो ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री का। और ये जो हिस्सा है इतना सा, ये उस सेल को दिखा रहा है जो फ्रूट ब्रेड की हुई है, जो कि बहुत कम है, जो कि ऑर्डिनरी ब्रेड के कंपैरिजन में कॉस्टली है। ठीक है ना। तीसरा हिस्सा हमारा आ जाता है केक एंड पेस्ट्री का, जो 80 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप और आगे बढ़ेंगे, फिर से डी लेंगे और जो लास्ट लाइन आई है उस पर इसको ऐसे टेढ़ा रखते हुए, नोटबुक को हिलाए बिना बता रही हूँ मैं, ऐसे रखेंगे और इस लाइन से पकड़ेंगे 0, 10, 20, हमें कहाँ जाना है 80 पे। तो ये 80, 90 से थोड़ा पहले, तो ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। और इस सेंटर को दिख रहा है ना आपको डॉट्स, ठीक है, डॉट दिख रहा है ना, तो इन दोनों डॉट्स को एक ही सीध में रखते हुए ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एंगल को यहाँ साथ के साथ लिख देंगे कि ये 80 डिग्री है। और ये सेल किस चीज़ की हो रही है, केक एंड पेस्ट्री की। आप पेंसिल से भी लिख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है, केक व पेस्ट्री। क्लियर हो गया। आप चाहो तो हल्का हल्का इसमें कलरिंग वगैरह अपनी कर सकते हो। और अब हमारे लास्ट 2 रह जाते जिनमें से हमें एक ही ड्रॉ करना है, बिस्किट 60, तो 20 तो ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो अब आप यहाँ पर रखोगे और यहाँ पर ये अपना कंपास ऐसे डी को रखोगे, कंपास को नहीं, डी को ऐसे रखोगे और 60। तो देखो मैं फिर बता रही हूँ, जिस लाइन पर डी को रखते हो वो 0 है, तो इधर से शुरू करना है, उस तरफ नहीं जाना है। जिस लाइन पे डी को रख रहे हो वो 0 है, तो यहाँ से आगे बढ़ोगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 आया है। 120 को नहीं देखना, वो उधर के एंगल के लिए है। तो ये डॉट हमारा आएगा। इस डॉट को जब आप सेंटर से मिलाओगे तो ये जो इतना एंगल है ये 60 डिग्री, और ये ऑटोमेटिक 20 का बचेगा। तुम चेक कर लो, 160 + 40 200 + 80 280 + 60 340, 160 और 40 200, 280 और 60 340। तो ये अपने आप कितने डिग्री का बच गया, 20 डिग्री का। इसको मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर अपने आइटम्स लिख दीजिए कि ये हिस्सा किसको दिखा रहा है, बिस्किट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा अन्य आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहें तो पेंसिल से इसमें हल्का हल्का सा शेड किसी पार्ट में इस तरीके से अपना कर सकते हैं, बट क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका ये पाई चार्ट होना चाहिए। मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखलाती हूँ। तो ये देखो, ये तो आपकी स्टेटमेंट जिसका मैंने एंगल्स यहाँ बनाए हैं, लाइन छोड़ के आपने बनाना है, और ये आपका आ जाता है पाई चार्ट। कोई भी डाउट हो, कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। बार बार मैं बता रही हूँ, टेलीग्राम पे आपका सेपरेट ग्रुप मैंने बना दिया है, वहाँ मुझे ज्वाइन करें। आगे आप 9, 10, 11, 12 मैथ्स पढ़ेंगे तो मेरे टच में रहें आप, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।